हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस। हम लाइव आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम शुरू कर चुके थे और क्लास 11th के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हमने 1947 के पहले वाली सारी चीजें पढ़ ली थी, फिर 1950 से लेके 1990 के बीच की चीजों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद हमने 5 ईयर गोल्स अपनाए थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, इन 4 चीजों पे हम फोकस करने वाले थे। और इसमें भी हमें चारों चीजों को साथ लेकर के चलने में कहीं ना कहीं एक में कमी हो जाती है, इसलिए हमारा टारगेट एक होगा। यानी अगर ये 4 चीजें हैं, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और भी दो मॉडर्नाइजेशन जो चीजें हैं, उनमें हम एक को फोकस रखेंगे जो बाकी की 3 चीजों से अलाइन कर करके चले। अब पॉलिसीज तो हम लेकर के आ गए थे, 5 ईयर गोल्स भी आ गया था, लेकिन उसके बाद हमको एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करना था, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सेक्टर था कि 47 के पहले 85% जो लोग थे वो किस पे, इसी पे, कृषि पर ही निर्भर थे, और उसकी जो कंडीशन थी वो खराब हो गई थी। तो हमको इसमें ज्यादा ग्रोथ करना था, यानी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस करना था। और उसके लिए जो चीजें हमने की थी उस पर हम आज फोकस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कॉलोनियल एग्रीकल्चरल इशू। कॉलोनियल टाइम में हमारा क्या इशू आ रहा था एग्रीकल्चर में, हमारी उत्पादकता नहीं हो रही थी, फसलें उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, और जो अच्छी हो भी रही थी तो उनको हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर दे रहे थे। ठीक है, तो नो ग्रोथ और इक्विटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। पोस्ट इंडिपेंडेंस गोल क्या थे हमारे, इंडिपेंडेंस के बाद के जो हमारे गोल्स थे वो क्या थे, हमको क्या करना था एग्रीकल्चर में, ग्रोथ प्रमोट करनी थी, इक्विटी थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी जो भी हम फसलें उगाएंगे उसमें हम उच्च कोटि के जो सीड्स होंगे उनका यूज करेंगे, यानी HYV वाली टाइप का सीड का यूज करेंगे हम, जिससे क्या होगा, हमारी जो फसलें होंगी वो अच्छी होंगी, ग्रोथ होगा। और इक्विटी लाएंगे कैसे, लैंड रिफॉर्म एक्ट से। लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लैंड टेन्योर सिस्टम लेकर के आए हम। लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था, जो जमींदार थे या जो बिचौलिए थे, जो हमसे, जो छोटे टिलर से क्या करते थे, टैक्स वसूल करके ब्रिटिशर्स को देते थे। तो जो जमींदार थे, जो बिचौलिए थे, जो मीडिएटर थे, उनको हमने हटा दिया और असली लैंड का ओनर हमने किसको बनाया, टिलर्स को ही बनाया। इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार एंड जागीरदार्स कलेक्टेड रेंट विदाउट इंप्रूविंग फार्म्स लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी एंड फूड इंपोर्ट्स। ये क्या कर रहे थे, जो भी जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, वो टैक्स तो कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनका जो ध्यान था वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे था, ना कि कृषि को और ज्यादा बेटर करने पे था। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हुई और हमने फूड इंपोर्ट किया, यानी खाने वाली जो चीजें थी उनको हमने बाहर के देशों से मंगाया, जबकि हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन फोकस किस पे था, टैक्स कलेक्शन पे था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर के आए हम, जो कॉलोनियल पीरियड में जो कमियां थी एग्रीकल्चर में उसको सुधारने के लिए लैंड रिफॉर्म्स आया। इसमें पहला था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी जमींदार होंगे, जागीरदार होंगे, उनको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। टू मेकिंग टिलर्स लैंड ओनर टू इंसेंटिवाइज इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए, कृषि और फसलें अच्छी होने के लिए हमने क्या किया, जो भी टिलर्स थे या जो खेतीहर लोग थे, जो खेतों को जोता करते थे, हमने क्या किया, उन्हीं को लैंड का ओनर बनाया गया, ना कि जमींदार को। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म जब आया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमने क्या किया, 200 लाख जो टेनेंट्स थे, जो टिलर्स थे, वो जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन से ही, यानी उनका शोषण होने से रुक गया जमींदार से। उसके बाद क्या हुआ, बूस्टेड आउटपुट, जो हमारी उत्पादकता थी वो बढ़ी, साथ ही साथ इक्विटी गोल्स नॉट फुली अचीव। लेकिन यहाँ पे एक कमी ये भी थी कि जो हमारे इक्वालिटी का था गोल, जो था कि हम मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी भी था हमारे 5 ईयर गोल्स में। तो मॉडर्नाइजेशन वगैरह तो आ रहा था, लेकिन अभी भी जो इक्विटी गोल्स था वो फुली क्या हुआ था, अटेन नहीं हुआ था। फिर भी हमने 200 लाख जो टेनेंट्स थे उनको लैंड एक्सप्लॉयटेशन से बचा लिया। अब इसमें एक इशू आ रहा था, सॉरी,
अब ये जो लैंड रिफॉर्म आया था उसमें एक इशू ये आ रहा था, फॉर्मर जमींदार रिटेन लैंड वाया लूप होल्स। अब जो भी कानून हम बना रहे थे उसमें अगर थोड़े से भी लूप होल्स थे, उनका यूज करके जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, लैंड ओनरशिप वापस से ले रहे थे। वापस लेने का मतलब जो टिलर्स थे जिनको हमने ओरिजिनल ओनर बनाया था लैंड का, उनसे जमीन ले रहे थे। और उसको लेने का तरीका जमींदार का ये था, वो ये कर रहे थे जो भी उनके पास जमीनें थी जिस पर वो बाकी टिलर से या मजदूरों से या किसानों से काम करवाते थे, उन जमीनों को वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम, यानी जमींदार जो थे उन जमीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवा दे रहे थे, जिससे वो रियल ओनरशिप हो जा रही थी उनके रिश्तेदारों की। तो ये घपलेबाजी यहाँ पे हो रही थी जमींदारों के द्वारा, जो एक बड़ा इशू था लैंड रिफॉर्म्स के लिए। फिर लैंड सीलिंग पॉलिसी आई। लैंड सीलिंग पॉलिसी क्या थी, जैसे जमींदार पूरा लैंड जो है, अनलिमिटेड लैंड उनके पास था, वो उसको एक्वायर कर ले रहे थे, अपने पास रख ले रहे थे, तो उसमें लिमिटेड लैंड ओनरशिप लेकर के आया गया। कैसे? इट्स द अमाउंट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन टू प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जो भी जमीनें हैं वो इक्वली सबके में बांटी जाए। पॉलिसी लेकर के आते हैं जिसमें क्या होता है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक फैमिली है वो क्या करेगी, वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ लैंड अपने पास नहीं रख सकती। अब इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था, सेट मैक्सिमम लैंड ओनरशिप साइज टू रिड्यूस कंसंट्रेशन अमंग फ्यू, यानी हमको क्या करना था, मैक्सिमम लैंड ओनरशिप साइज को जो है फिक्स करना था, यानी कितनी जमीनें किसके पास होंगी ये निर्धारित करना था, ये तय करना था, ताकि जो कुछ लोग हैं जो बहुत ऊपर के तबके के हैं उनके पास बहुत सारी जमीनें ना हो, उसको रोकने के लिए हम लैंड सीलिंग पॉलिसी लेकर के आए। तो यहाँ पे दो पॉलिसी समझिएगा, लैंड रिफॉर्म्स में हम एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज करते हैं, ठीक है, और लैंड टेन्योर सिस्टम लेकर के आते हैं, फिर क्या करते हैं, लैंड सीलिंग पॉलिसी लेकर के आते हैं। इसका पर्पस रहता है किसी के पास भी अनलिमिटेड लैंड ना हो। अब इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स डिलेड इंप्लीमेंटेशन वाया कोर्ट्स, यूज लूप होल्स रजिस्टरिंग लैंड टू रिलेटिव्स टू रिटेन लैंड। जो मैंने अभी आपको बताया, ये अपने रिलेटिव्स के नाम पे क्या कर रहे थे, रजिस्टर कर दे रहे थे लैंड्स को। जो भी बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो, यानी वो चाहते थे कि ये जो लैंड सीलिंग पॉलिसी है वो क्या हो, वो इंप्लीमेंट ना हो ठीक तरीके से कोर्ट के द्वारा। तो ये हमारा कुछ जो है कमी थी एग्रीकल्चर में, जिसको हम सुधारने के लिए कुछ अगर लॉ ला भी रहे थे तो हमारे देश के जागीरदार या जमींदार जो थे वो उसको लूप होल्स का यूज कर ले रहे थे। रीजनल सक्सेस, अब जो एग्रीकल्चर में हम पॉलिसी लेकर के आए थे उसमें क्या था, क्या हमारा रीजनल सक्सेस था, क्या प्रोपोर्शन था। लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिव इन केरला एंड वेस्ट बंगाल ड्यू टू कमिटेड गवर्नमेंट्स। वहां पे यानी केरला और वेस्ट बंगाल में क्या था, जो भी हम एक्ट और पॉलिसी लेकर के आ रहे थे एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, तो वहां की गवर्नमेंट सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको बराबर फॉलो कर रही थी, प्रॉपरली उसको क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो इसलिए जो लैंड रिफॉर्म इफेक्टिवली कहाँ पे हुआ, केरला और वेस्ट बंगाल में हो गया। अदर स्टेट्स लैग्ड लीडिंग टू ऑनगोइंग लैंड होल्डिंग इनइक्वालिटी, यानी ये दोनों स्टेट्स ने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस सारी पॉलिसीज में, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स थे उनका कोई स्टेटस बहुत अच्छा सुधरा नहीं इक्विटी को लेकर के। अब कृषि की हम बात कर रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए हम लेकर के आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का आने का यहाँ पे ये उद्देश्य था कि जो भी हमारे देश में एग्रीकल्चर है उसका हम क्या करें, इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा करें, जो बीज है वो अच्छी किस्म का हम यूज करें, विपणन हो यहाँ पे, यानी कुछ जो खेती किसानी हो रही है उसमें जो फसलें आ रही हैं कुछ हम खाने के लिए रख सकें और कुछ जो अनाज है उसको हम मार्केट में भी दे सकें, यानी कॉमर्शियलाइजेशन को भी यहाँ पे बढ़ाया जा रहा था। वो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का मोटिव था, उसको समझते हैं एक बार। The Green Revolution refers to a period of significant agricultural transformation। वो टाइम पीरियड जहाँ पे एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज की तरफ, अच्छी सीड्स की तरफ, अच्छा कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ, वो कहलाया एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइमरीली इन द मिड 20th सेंचुरी
फ्रॉम 1940s to 1970, प्राइमरीली इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ था, इट एम टू एड्रेस हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी बाय बूस्टिंग क्रॉप यील्ड थ्रू इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके बीच में हम क्या कर रहे थे, हमारी कमियां जो थी उनको हम सुधारने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया, हंगर और फूड इनसिक्योरिटी जो हो रही थी उसको बूस्ट करने के लिए अच्छी हमने क्या की, इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, वो कहलाया ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरव्यू क्या था, ब्रोक एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन, जो एक स्थिरता आ गई थी कृषि के क्षेत्र में कि जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं रहा था, वो एक जगह पे स्थिर रुका हुआ था ग्रोथ, जो स्टैग्नेशन आया था उसको हमने क्या किया, उसको हमने आगे बढ़ाया, किससे, हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV सीड्स के द्वारा, मेनली फॉर व्हीट एंड राइस, जो गेहूं और चावल थे उसमें इस टाइप के सीड्स को हमने यूज किया ताकि क्या हो सके, जो एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन है वो मूव कर सके। इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली, यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो भी खाने वाली जो खाद्य पदार्थ थे उसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सिग्निफिकेंटली हुआ। रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड रिलायबल वाटर सप्लाई इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ा ही साथ जो भी फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, कीटनाशक थे, अच्छी किस्म के बीज वगैरह थे, और वाटर सप्लाई जो था उसको हमने क्या किया, करेक्ट प्रपोर्शन में दिया अलग अलग खेतों में। ठीक है, अब फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन समझिएगा। फेज यानी दो अलग अलग फेजेस थे रेवोल्यूशन के, जिसमें पहला जो फेज था वो कौन सा था, मिड 1960 टू 1970s था, जिसमें क्या हुआ, लिमिटेड टू एफ्लुएंट स्टेट्स, यानी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई, तो वो स्टार्टिंग में 60 से 70 के बीच में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ही सीमित थी। मेनली बेनिफिटेड व्हीट ग्रोइंग रीजन्स, यानी ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे गेहूं की जो फसलें थी वो ज्यादा अच्छी होती थी, और फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं तक दिखा था, यहीं तक इफेक्टिव हुआ था। बाद में सेकेंड फेज जब आया 1970s टू 1980s, उसमें क्या हुआ था, स्प्रेड टू मोर स्टेट एंड क्रॉप्स एक्सपेंडिंग बेनिफिट्स। बाद में क्या हुआ, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा सेकेंड फेज में बाकी के जो स्टेट्स थे वहां तक भी ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा, और वहां की भी क्रॉप्स जो है बेनिफिटेड होने लगी थी, बेनिफिट देने लगी थी सारे किसानों को। अब इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, समझिएगा। अचीव्ड फूड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे खाद्य पदार्थों को, बाहर के देशों से हम खाने की चीजों को मंगा रहे थे, जबकि हमारे देश में हो ही रही थी फसलें। तो ये हमारे लिए क्या था, इकोनॉमिकली हमको बहुत ज्यादा हार्म कर रहा था, हमारी इकोनॉमी को डाउन कर रहा था, डाउनफॉल था हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उससे हम फूड में सफिशिएंट हो गए खुद के कंट्री के लिए। एंडिंग रिलायंस ऑन इंपोर्ट, हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट करना फिर धीरे धीरे बंद कर रहे थे, जो यूएसए से हो रहा था। मार्केटेड सरप्लस हुआ, यानी जब हम फसलें अच्छी हुई हमारी तो हम खाने के लिए तो उनको यूज ही कर रहे थे, जिससे इंपोर्ट बंद हुआ, साथ ही साथ हमारी जो फसलें बच रही थी उसको हम क्या कर रहे थे, मार्केट में जाकर के बेच रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, और उसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो हमारी इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो रही थी, यानी बूस्ट हो रही थी। लोअर फूड ग्रेन्स प्राइसेस बेनिफिटेड लो इनकम ग्रुप्स, यानी जो कम छोटे तबके के जो लोग थे जिनकी इनकम कम थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से फसलें अच्छी हुई तो हम क्या कर रहे थे, उसका जो फायदा था वो लो इनकम वाले ग्रुप्स को भी हम फूड क्या कर रहे थे, अवेलेबल करवा पा रहे थे। इनेबल्ड गवर्नमेंट टू बिल्ड फूड ग्रेन स्टॉक फॉर शॉर्टेजेस, यहाँ पे क्या हो रहा था, लास्ट में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपना इम्पैक्ट दिखाया पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में। फिर बाद में बाकी सारे जो स्टेट्स थे वो भी अफेक्ट होने लगे ग्रीन रेवोल्यूशन से। अब फसलें बहुत सारी हो रही थी, बहुत अच्छी हो रही थी, किसान भी फल फूल रहे थे, तो अब हमको जरूरत हो गई थी कि जो भी हमारी फसलें हो रही हैं वो अगर ज्यादा हो रही हैं, हम कंज्यूम भी कर ले रहे हैं, मार्केट में बेच भी दे रहे हैं, मार्केट सरप्लस भी हो रहा है, उसके अलावा भी हमको जरूरत है स्टोर करके रखने की, कि अगर बाद में कमी आती है तो हम वो स्टोर्ड फूड जो है, फसल जो है, उसको यूज कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, वो बिल्ड करना शुरू कर दिए थे, स्टोरेज हाउसेज वगैरह बिल्ड होना शुरू हो गए थे। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारी कृषि जो थी वो अच्छी कंडीशन में जा रही थी, इसलिए ही तो हम स्टोर करने की सोच रहे थे। ठीक है, फिर अब लेकिन कोई भी चीज जिसका परिणाम अच्छा होता है उसमें कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या चैलेंजेस थे देखिएगा।
environmental degradation due to heavy pesticides and fertilizer use leading to soil depletion, water pollution and biodiversity loss। यहाँ पे क्या हुआ था, हम कीटनाशक बहुत डेंजरस टाइप के केमिकल वगैरह यूज कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जो भी हमारा जमीन था वो एक बार की खेती के बाद से बंजर हो जा रहा था, सॉइल डिप्लीशन हो जा रहा था, वाटर पोल्यूशन हो रहा था। हम बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज पे हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा था। फिर इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट, रेजिंग कॉस्ट फॉर फार्मर्स। अब जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, अच्छी किस्म के बीजे हैं, उसको खरीदने के लिए ज्यादा पैसा भी तो लगेगा। अब वो ज्यादा पैसा जो है वो फार्मर्स हो सकता है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो इंक्रीज डिपेंडेंस था केमिकल पे, वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा था हमारे जो लो कॉस्ट फार्मर्स हैं उनको। वाइडेंड इनइक्वालिटी एज वेल्दियर फार्मर्स विद एक्सेस टू रिसोर्सेज बेनिफिटेड मोर देन स्मॉल स्केल फार्मर्स। अब क्या हुआ, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स थे, जो केमिकल्स थे, वो खरीदने में ज्यादा पैसा लग रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, जो वेल्दियर फार्मर्स थे वो उसको खरीद ले रहे थे, लेकिन जो छोटे तबके के स्मॉल स्केल फार्मर्स थे उनके लिए वो बेनिफिट नहीं था, क्योंकि वो परचेज ही नहीं कर पा रहे थे। वाटर स्कार्सिटी इश्यूज ड्यू टू इंटेंसिव इरिगेशन। बहुत ज्यादा हम पानी का यूज कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी होने लग गई थी। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस भी थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्म्ड कंट्री फ्रॉम फूड डिफिशिएंट नेशन टू वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। यानी क्या हुआ था, जबकि हमारे देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे खाने वाली चीजों को, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से क्या हुआ, वी बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से क्या हुआ, हम लीड करने लगे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में बाकी सारी कंट्रीज से बेटर। बाद में द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV wheat and rice along with government support lead to a surge in production making India self sufficient in food grains। HYV जो किस्म के बीज थी वो व्हीट और राइस यानी गेहूं और चावल में यूज करते थे, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी बाद में सपोर्ट करने लग गए, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो जो फार्मर्स थे वो और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यानी बेटर प्रोडक्शन होने लगा खेती और फसलों में। और बाद में क्या हुआ, हम यानी इंडिया वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था बच्चों। अब इसका की आउटकम क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस फॉर ऑल फार्मर्स वाज ड्यू टू एक्सटेंसिव गवर्नमेंट सपोर्ट। अब क्या था, इसमें कोई भी अगर पॉलिसी आती है, यहाँ पे आज की क्लास में हम बेसिकली एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर की कमी देखें कि कॉलोनियल पीरियड में क्या उसका स्टेटस था, उसको सुधारने के लिए लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड सीलिंग सिस्टम लेकर के आए, हम वो देखें। फिर उसको और ज्यादा बेटर करने के लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए, लेकिन उसमें लूप होल्स भी थे कि हजार्डस केमिकल के यूज से हमारी जो जमीन थी वो बंजर हो जा रही थी, जो पेस्टिसाइड्स थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, तो जो लो इनकम वाले फार्मर्स थे वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो ये कमियां थी, लेकिन कमियों के बावजूद जब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बाद में फिर बेटर होने लगा, प्रोडक्शन अच्छी होने लगी और हमको बाहर से फूड वगैरह इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज की क्लास में हमने देखा एग्रीकल्चरल सेक्टर जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।